लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किया था हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई एसेट, अब तक हम लोग ये चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स होगी और उसको अगर सेल आउट किया जाए, अगर किसी डेप्रिशिएबल एसेट्स को सेल आउट किया जाता है तो उस पर जो भी प्रॉफिट अराइज होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ, ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बनता है ना। कोई भी लॉस होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट होता है। लेकिन ब्लॉक ऑफ एसेट उस समय सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। किसी एक पर्टिकुलर एसेट या किसी ग्रुप को अगर बेचने से हमारी वैल्यू, सेल वैल्यू पूरे ब्लॉक की वैल्यू से अधिक हो जाए, या हमने सारी की सारी एसेट सेल आउट कर दी। क्यों? यही दो ही तो तरीके हो सकते हैं कि तीसरा भी हो सकता है। ये दो कंडीशंस हैं जहां पर हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाता है? सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। और उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं मालूम है ना? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्या कैलकुलेट करते हैं? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर कोई एसेट डेप्रिशिएबल नहीं है, जिस पर आज तक हमने कोई डेप्रिशिएशन क्लेम नहीं किया, कोई बिल्डिंग है, क्या है? कोई बिल्डिंग है जिसको हमने अपने बिजनेस में कभी यूज ही नहीं किया, जब यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन तो अलाउ हुआ ही नहीं। अगर हम उस बिल्डिंग को आज सेल आउट करते हैं, कोई प्रॉफिट अराइज होता है, तो क्या करें? सीधे सीधे कैपिटल गेन निकलेगा। क्या कैलकुलेट होगा? सीधे सीधे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। सीधे सीधे कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा या तो लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। हाँ या ना? क्योंकि उस एसेट्स को कभी ब्लॉक ऑफ एसेट का तो हिस्सा बनाया ही नहीं गया था। वो एसेट तो कभी बिजनेस में यूज हुई ही नहीं, और जब कोई एसेट बिजनेस में यूज हुई नहीं तो उस पर तो हम लोग को डेप्रिसिएशन मिला भी नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो केवल बिजनेस और प्रोफेशन पर ही मिलता है। क्लियर है? तो अगर किसी बिल्डिंग को बिना बिजनेस में यूज किए हुए सेल आउट कर दिया जाए, देन इन दैट केस विल कैलकुलेट डायरेक्टली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एसेट। क्लियर? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़ देते हैं। कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, कैलकुलेशंस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशंस के बारे में मालूम नहीं है। ठीक? तो क्वेश्चन नंबर 11 उसी चीज से रिलेटेड है, नोट लिखवा देते हैं। एसएससी एक्वायर्ड बिल्डिंग ऑन 1199 दिया है ना, फॉर ₹100 lakhs. No depreciation was ever claimed on this building, okay, and this building was not taken as a part of the block of asset. This building is sold on 1st January 2013 for ₹5 lakh. Assume that the building was not used for business or profession and hence no depreciation was allowable. आप लिखें नोट, सॉल्यूशन नंबर 11, क्योंकि अभी हम आपको कैपिटल गेन नहीं पढ़ा रहे। ठीक? तो हम लोग क्या लिखेंगे? नोट लिखें। Here in this case, here in this case, no depreciation was allowable. No depreciation was allowed. No depreciation was allowed because asset was not used in business or profession, and hence on the transfer of such asset, capital gain would be calculated. Capital gain would be calculated, and hence on the transfer of such asset capital gain would be calculated, either short term or long term, either short term or long term. क्लियर है? क्लियर? हम लोग बस इतना लिख करके इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। बाकी जब हम लोग कैपिटल गेन पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में देखेंगे हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन।
क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12, एसएससी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1199, दिया है कि नहीं दिया है? एसएससी एक्वायर्ड अ बिल्डिंग ऑन 1199 फॉर ₹1 lakh. Depreciation of ₹10,000 was claimed on the building in assessment year 99-2000 only. अच्छा, एक बार केवल डेप्रिसिएशन मिला है 99-2000 को। द बिल्डिंग इज सोल्ड ऑन 1/1/2013 फॉर ₹5 lakh, 5 लाख में आज वो बिल्डिंग बेची गई है। एज्यूम दैट बिल्डिंग वॉज नॉट यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस आफ्टर 31 मार्च 99। अच्छा, 99 के बाद से हमने को कभी भी वो एसेट हमने अपने बिजनेस में यूज़ नहीं की, एंड हेंस नो डेप्रिसिएशन वॉज अलाउेबल आफ्टर 31 मार्च 99। क्लियर? What would be the treatment? पहली चीज तो ये, the asset was became the part of block of asset. Now at that time, if we are just going to sell it out, then it means we are just going to sell the part of the block of asset, and short term capital gain would be calculated at all. बात खत्म। अब कहोगे सर जब पार्ट ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा था तो बाकी एसेट्स भी होंगी। आप कहते हो कि जब कोई एसेट प्रॉफिट पर बेची जाए इग्नोर कर दो, लॉस पर बेची जाए इग्नोर कर दो, क्योंकि वो किसका पार्ट बन जाता है? ब्लॉक ऑफ एसेट का। तो आप यहाँ पर कैसे कह दे रहे हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करो? अरे मान लो ना यही एक बिल्डिंग थी मेरे पास, कहाँ लिखा है कि इसके अलावा कोई बिल्डिंग थी? एक बिल्डिंग थी, ब्लॉक ऑफ एसेट का हिस्सा था, उस बिल्डिंग को आज हम सेल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, यही मानते हुए कि उस पूरे ब्लॉक ऑफ एसेट में केवल यही एक बिल्डिंग है। जब सारी एसेट्स बेच दी जाती है तो हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाता है? सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जरा देखते हैं, निकालें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखें, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सेल कंसीडरेशन कितने में बेचा है? अच्छा, WDV क्या थी मालूम है तुम लोग को? ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV क्या थी? इधर देखना, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट थी, माइनस 10,000 डेप्रिसिएशन मिल गया था। कितनी WDV थी? 4 लाख। ये क्या निकल गया? शॉर्ट टर्म। बाय एज्यूमिंग द ब्लॉक कंसिस्ट ओनली this single asset. Clear? थोड़ा जल्दी लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, 2 मिनट देते हैं हमें सॉल्व करके बताएं तो जल्दी से। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखें, जल्दी बताएं कितना आएगा आंसर? 30,000।
क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV मालूम है क्या? 3 लाख ABCDE 5 एसेट थी। अच्छा, एसेट एफ एक्वायर्ड 4 लाख। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एसेट एफ कितने से? अच्छा, मनी पेबल दिया है क्या? हाँ, ए और बी बेची दी गई है 5 लाख में। कितने में? WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस बोलो ना। माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV। अच्छा, डेप्रिसिएशन जब चार्ज करेंगे तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा ज़रा देखें। 2 लाख है, इसमें से न्यू एसेट को अलग करो और ओल्ड को अलग करो। न्यू कितने की थी? 4 लाख की मान लेंगे, पूरी न्यू है। और ओल्ड कितनी मान लेंगे? अच्छा, अब ये देखेंगे 180 दिन से ज़्यादा यूज़ हुई है या कम। 30 जून 2012 यानी मोर देन 180 डेज, 180 डेज और मोर। तो हमारा डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 2 लाख का 15% फॉर फुल ईयर, नाउ दैट कम्स टू 30,000। 1 लाख, दिस इज योर आंसर। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 करें। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ABCDE, एसेट A एंड B सोल्ड एंड एसेट F एक्वायर्ड 7 लाख का। कर लोगे? कितना है आंसर? 60,000। चलो, बहुत बढ़िया, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट 2 लाख। बहुत बढ़िया। एसेट एफ खरीदा गया है, 5 लाख हो गया। एसेट ए सोल्ड 9 लाख। 0। हाँ, सेक्शन 50 एप्लीकेबल हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू से अधिक है सेल वैल्यू। हाँ या ना? 9 लाख में बेच दिया गया, जबकि ब्लॉक ऑफ एसेट था 5 लाख का, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 4 लाख। कैलकुलेट कर लोगे? कैसे करते हैं मालूम है ना? फॉर्मेट बताया था ना। पहले हम लोग ऊपर कैलकुलेट करते हैं 0, उसके बाद नीचे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ या ना? सेल कंसिडरेशन माइनस वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, बात खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, suppose in above example asset B is sold for 2 lakhs and no any other asset is acquired in the block during the previous year. कितना कितना लॉस हो रहा है? किस एग्जाम्पल को देख रहे हो तुम लोग? अच्छा, हमारे में दूसरा है ना। देख,
16th देखें, ओपनिंग WDV दिया हुआ है 5 लाख, एसेट एफ एक्वायर्ड 1 लाख, 6 लाख हो गया, 9 लाख में सारी की सारी एसेट बेच दी, तो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या हो जाएगा? 0। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? कितना होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा? अच्छा, हम 17 पढ़ लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा 3 लाख 17 में 16 है, तुम्हारी सारी एसेट्स बेच दी गई हैं, 2 लाख में 6 लाख का 2 लाख में बेच दिया गया, तो लॉस कितना हो गया? 4 लाख। तो 16 में लॉस आएगा 4 लाख, 17 में प्रॉफिट आएगा 3 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। चलें क्वेश्चन नंबर 18 देखें। ओपनिंग WDV दिया हुआ है 2 लाख, एसेट एफ को खरीदा गया 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख, और सारी एसेट्स बेच दी गई 5 लाख में, तो ब्लॉक ऑफ एसेट 0 हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 लाख। चलो 19 देखें। इस तरह के सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं पहले भी। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट 2 लाख, एसेट एफ एक्वायर्ड 1 लाख, 7 लाख में बेच दिया गया, बेचा नहीं गया, डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल गया, तो बात एक ही है, क्योंकि मनी पेबल में हमारा एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड वो सब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। ओपनिंग WDV है 2 लाख, 1 लाख है, और एसेट ए का इंश्योरेंस कंपनसेशन मिला 9,50,000, तो 0 हो जाएगा। 6,50,000 क्या हो जाएगा हमारा? बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तो 20, 21 सब कर लोगे। लाओ हम अपना क्वेश्चन नंबर सही कर लें इसका। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, 2 मिनट देते हैं, करके बताएं क्या होगा। 23 क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ठीक, 90,000 आएगा ना 15% के रेट से। एडिशनल डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया था, 20% चार्ज होता है केवल पहले साल पर, इसके अलावा किसी भी बेनिफिट में वो यूज़ नहीं होता नेक्स्ट ईयर में। ठीक, लेकिन अगर एसेट 180 दिन से कम यूज़ हुई है तो 10% हो जाता है। वो 15% से अलग है। हाँ, बात ना करें। हाँ बोलो, किसको? 23 नॉर्मल एसेट मान लो, जब नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी होती है तो हम 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं।
देखिए इधर, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। पावर जनरेटिंग यूनिट्स को एक ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया है? एक ऑप्शन दिया गया है कि दे कैन चार्ज डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू WDV मेथड और SLM मेथड। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केवल WDV मेथड, लेकिन अब पावर जनरेटिंग यूनिट्स को एक ऑप्शन दिया गया है, या तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो WDV मेथड से, या तो डेप्रिसिएशन चार्ज करो SLM मेथड से। दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द ऑप्शन यूज्ड बाय द पावर जनरेटिंग यूनिट्स। हाँ या ना? वो अपने ऑप्शन को खुद यूज करेंगे, हम लोग उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन अपने इस ऑप्शन को वो लिखित में देते हैं कि हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहते हैं। अब जरा देखें, अगर किसी पावर जनरेटिंग यूनिट्स की कॉस्ट थी 10 लाख, या WDV है 10 लाख डेप्रिसिएशन घटाने के बाद, और इसको हमने सेल कर दिया 8 लाख में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ ना। कितने का? 2 लाख का। कहा गया 100% डिडक्टेबल है लॉस। आपको तुरंत इसकी छूट मिल जाएगी, जैसे डेप्रिसिएशन की छूट मिलती है, तुरंत इसकी छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग नाम देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। क्या? टर्मिनल डेप्रिसिएशन, यानी टर्मिनल का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ द डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जब एसेट को हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो उस टर्मिनल के समय हमको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा उस लॉस को हम नाम देते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 10 लाख की WDV थी, 8 लाख में बेचा तो लॉस कितना हुआ? 2 लाख। डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाया ना 2 लाख का। भाई 10 लाख की एसेट है, 8 लाख तो मिल गया, हमें 2 लाख का डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप ले लो ना डेप्रिसिएशन, नाम दे देते हैं इसका टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ठीक। अच्छा, अगर 10 लाख की एसेट है और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 15 लाख, कितनी थी? 15 लाख। हम इसको सेल कर रहे हैं पूरे 10 लाख में, तो ठीक है, कोई टर्मिनल डेप्रिसिएशन नहीं है, बात खत्म। पहले भी 5 लाख का हमको बेनिफिट मिल चुका है डेप्रिसिएशन के नाम से, 10 लाख रुपए की सेल प्राइस तो मिल ही गई, हमें हमारा पूरा पैसा मिल गया, झंझट खत्म। लेकिन अगर हमें 11 लाख रुपए मिल गया तो हमें बेनिफिट कितने का हुआ? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा प्रॉफिट कौन सा है? कैपिटल गेन है या PGBP की इनकम है? ये PGBP की इनकम है। क्या है ये? जिसको हम लोग नाम देते हैं बैलेंसिंग चार्ज। ढंग से देखें इधर, ये हमारा बैलेंस शीट और ये हमारा PL। हम केवल इसको रेफरेंस के तौर पर समझाने के लिए केवल प्रिपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज इसका टैक्सेशन में कोई यूज़ नहीं है। इस तरह से केवल एक माइंड में सेट करने के लिए चीज़ को कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई, बस उसका पर्पज़ यहीं तक है। क्लियर? तो फिक्स एसेट कितने की थी? पावर जनरेटिंग यूनिट्स 15 लाख की। हमने इस पर डेप्रिसिएशन टोटल कितना चार्ज किया है? बोलो ना, 5 लाख। बचा कितना है? 10 लाख। ये 5 लाख कहाँ चला गया? हाँ या ना? इसमें कोई डिसएग्री हो तो बोलो। चलो, अभी भी देखो तो मेरे डेबिट साइड में 15 लाख बचा हुआ है। बैलेंस शीट का डेबिट साइड कितना और PL का डेबिट साइड कितना? अभी भी मेरे पास डेबिट में टोटल 15 लाख की एसेट है कि नहीं? एक तरह से देखो 5 लाख तो PL से चार्ज हो गया। अब बोला कि इस 10 लाख की एसेट को वी आर जस्ट गोइंग टू सेल इट आउट एट ₹11 लाख। अगर 10 लाख की चीज़ को 11 लाख में बेचते हो तो हम मान लेना 10 लाख की फिक्स एसेट इधर पड़ी हुई है और 5 लाख की फिक्स एसेट इधर पड़ी हुई है। 2 मिनट के लिए सपोज कर सकते हैं।
10 लाख के बदले कितना मिल गया हमको? 10 लाख। 1 लाख और मिला है। 10 लाख के बदले कितने में बेचा? 11 में। 10 के बदले 10 ये छीन लिया और 5 के बदले 1 इधर छीना। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये मेरा पीजीबीपी की इनकम नहीं हो गई? हो गई ना? बोलो। 10 के बदले 11 छीना तो 10 के बदले 10 और 1 कहाँ से छीना? इसके बदले। हम ये मान लेंगे जो डेप्रिसिएशन हमें अलाउ हो गया था, ज़्यादा हो गया था, वापस ले आओ। ज़्यादा पीएल में डेबिट कर दिया था। बोलो। अच्छा 10 की एसेट अगर हम 12 में बेचें तो 10 के बदले 10 मिल गया और 5 के बदले 2 मिल गया। बोलो ना। अच्छा 10 की एसेट अगर 14 में बेचें तो 10 के बदले 10 मिल गया और 5 के बदले 4 मिल गया। अच्छा 10 की एसेट अगर 15 में बेचें तो हरिकेश 10 के बदले 10 मिल गया और 5 के बदले 5 मिल गया। अच्छा 10 की एसेट अगर हम 16 में बेच दें तो 10 के बदले 10 मिल गया, 5 के बदले 5 मिल गया, 1 लाख कैपिटल गेन आ जाएगा। अब क्लियर है? पक्का है? जब किसी एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ऊपर बेच देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट से, तो एक्सेस जो भी होगा वो कैपिटल गेन में जाएगा। 15 लाख तक या तो वो एसेट की रिकवरी होगी या डेप्रिसिएशन की रिकवरी होगी। अभी कहेंगे सर अभी तो आप डब्ल्यूडीवी बता रहे थे कि आप ब्लॉक ऑफ एसेट बना रहे थे, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ एसेट। अरे पावर जनरेटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, पावर जनरेटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं जो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं। जब ये लोग डब्ल्यूडीवी मेथड को ऑप्ट करेंगे पावर जनरेटिंग यूनिट्स, तो उनको भी ब्लॉक ऑफ एसेट बनानी पड़ेगी। फिर हम लोग को ब्लॉक ऑफ एसेट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर उन लोगों ने एसएलएम मेथड को यूज़ किया है, डब्ल्यूडीवी और ब्लॉक ऑफ एसेट पर नहीं जा सकते हैं क्या? कि अगर हमारे पास कोई पावर जनरेटिंग, अगर हम पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं, हमारा काम बिजली को डिस्ट्रीब्यूट या सप्लाई करना है, बिजली को बनाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो या तो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है। अगर हम डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर वही अकाउंटिंग का पुराना रूल कि हम इंडिविजुअल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। क्लियर है? और जब इंडिविजुअल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो देखो क्या हो सकता है कि 15 लाख की एसेट थी, 5 लाख मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, एसेट की डब्ल्यूडीवी बची है 10 लाख। उस 10 लाख की एसेट को अगर हम 8 लाख रुपए में बेचते हैं तो लॉस होता है 2 लाख। हाँ या ना? उस 2 लाख का क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिला? नहीं। कहा गया आप टर्मिनल डेप्रिसिएशन की तरह इस डेप्रिसिएशन को अलाउ करवा सकते हो। क्लियर है? हाँ या ना? यानी जितना भी लॉस आएगा हम टर्मिनल डेप्रिसिएशन मान लेंगे, कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं होगा, पूरा का पूरा टर्मिनल डेप्रिसिएशन चला जाएगा। लेकिन अगर एक्सेस पर बेचते हैं, 10 लाख की चीज़ को मैंने 11 लाख में बेचा, तो कहा गया 10 के बदले तो 10 तो ये रिकवर हो गया और 5 के बदले ये एक रिकवर हो गया, तो ये 1 लाख पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर 10 लाख को 13 लाख में बेचा है तो 10 के बदले 10 मिल गया और 5 के बदले 3 मिल गया, ये पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी 3 लाख। अगर 10 को 15 में बेचा है तो 10 के बदले 10 मिल गया और 5 के बदले 5 लाख रुपए इनकम हो जाएगी हमारी पीजीबीपी की। 10 को अगर 17 में मैंने बेच दिया है तो 10 के बदले 10 मिल गया, 5 के बदले 5 मिल गया और 2 लाख रुपए मेरे कैपिटल गेन हो गए। देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। क्लियर है? पक्की बात है? बोलो। 1 मिनट। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा ना? क्यों देखोगे? केवल शॉर्ट टर्म होगा ना। डेप्रिशिएबल एसेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज करती है ना, फिर कहाँ से तुम लोग लॉन्ग टर्म पे पहुँच गए? ठीक? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर आप लोग निकालें 10, 1 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10, an electricity company which was charging depreciation on SLM basis and whose actual cost of the asset was 5 lakhs. एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख रुपए थी जबकि उसकी डब्ल्यूडीवी 4,50,000 थी। एक बात बताओ, फिगर ये क्रिएट कर ले माइंड में कि भाई ये बैलेंस शीट रही होगी और ये पीएल, बोलो ना,
तो फिक्स एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। WDV 4,50,000 है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन आज तक कितना काटा गया है? 50,000। अब बोला गया है कि अब इस एसेट को मैंने बेचा है 2 साल बाद, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट इफ द एसेट इज सोल्ड? 3.5 लाख में एसेट बेची गई है, कितने में? तो 4.5 के बदले कितने में बेची गई है? तो लॉस हुआ या प्रॉफिट? कितने का? 1 लाख। तो 1 लाख का टर्मिनल डेप्रिसिएशन PL में ले लो, यहां पर लिख दो टर्मिनल डेप्रिसिएशन कितना, बात खत्म हो गई। हाँ या ना? टर्मिनल डेप्रिसिएशन आपको तुरंत पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा। अच्छा, उस 4.5 लाख की चीज़ को हमने बेचा कितने में है? 480। तो ज़रा ढंग से देखो, 450 के बदले 450 मिल गया और 50 के बदले 30 मिल गया। PGBP की इनकम हो जाएगी 30,000। अच्छा, 450 की चीज़ को 6 लाख में बेचा है, तो 450 की चीज़ के बदले 450 मिल गया, 1.5 लाख और मिल गया है, तो 1.5 लाख में से 50,000 यहाँ से मिला है। PGBP की इनकम और 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख, 2 साल है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? हाथ से और पेन से। अब ये भी बताना पड़े लिखेंगे कैसे, खुद प्रैक्टिस ना करके पूछ रहे हो लिखेंगे कैसे, कोई मतलब नहीं है। हाँ बोलो, कैसे लिखेंगे? स्टडी मैट जरूर पढ़ें। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में बता चुका हूं ना। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैंने एक बार डिस्कस किया, चलो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं आज। डेप्रिसिएशन टॉपिक ओवर है। अगर मैंने क्वेश्चन दिया नेट प्रॉफिट 4 लाख और डेप्रिसिएशन अलाउएबल या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 5 लाख, कमेंट। एक क्वेश्चन मैंने और दिया, नेट प्रॉफिट 4 लाख लॉस में एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 5 लाख, कमेंट। पहले आप हमें ये बताएंगे डेप्रिसिएशन घट करके 4 लाख आया है या डेप्रिसिएशन घटाना बाकी है? कुछ नहीं बोला है तो मान लेंगे कि डेप्रिसिएशन घटाना बाकी है, क्योंकि बाकी तो कोई चीज़ दी नहीं है। बात समझना, कोई और इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं है, इसका मतलब बाकी सब चीज़ें घट चुकी हैं। उसी का तो मतलब समझना है। चलो तुम प्रॉफिट लिख लो, खुश। क्लियर? नेट प्रॉफिट नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं। अब बताओ घटा हुआ है या नहीं घटा हुआ है? नहीं घटा हुआ है, घटाना बाकी है। हाँ या ना? कितना लेस कर सकते हो? केवल 4 लाख, और 1 लाख क्या होगा? अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन होगा, एंड दैट मस्ट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। कोई इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। 8 साल 10 साल कोई रूल नहीं है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। किस हेड से हम इसको डिडक्ट कर सकते हैं अगले साल? किसी भी हेड से डिडक्ट कर सकते हैं, सैलरी को छोड़कर। क्लियर? सैलरी को छोड़कर हम किसी भी साल इसको डिडक्ट कर सकते हैं, किसी भी हेड ऑफ इनकम से। अच्छा चलो, ये तो पता चल गया। अब इसकी बात बताओ, प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है 4 लाख का, डेप्रिसिएशन दिया है 5 लाख का। बताओ
घट चुका है या घटाना बाकी है? घटाना बाकी है, पक्की बात। यहां पर भी आप लोगों ने बोला था सर घटाना बाकी है, यहां पर भी आप लोगों ने बोला था घटाना बाकी है, जब हमने प्रॉफिट में वर्ड कन्वर्ट कर दिया तो। अब मैंने आपको एक साथ दोनों क्वेश्चन दिया और मैंने दोनों में क्या वर्ड जोड़ दिया? अब जरा मुझे बताएं, क्या कोई सोचने में फर्क आ गया? क्या प्रॉफिट लिखो, क्या फर्क आ गया? ये घटा हुआ है। अब तुम लोग कहोगे सर यहां से ये लेस है ऑलरेडी, मान लेते हैं यहां से भी लेस होगा ऑलरेडी, नहीं। हमने तुम लोग को बताया था डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंसेस, डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंसेस एंड ड्यू टू डेप्रिसिएशन आवर प्रॉफिट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लॉस। हमारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट नहीं हो सकता डेप्रिसिएशन के कारण। यहां तो लॉस दिया हुआ है तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन के कारण नहीं है, वो किसी दूसरे खर्चों के कारण है। डेप्रिसिएशन तो अभी लेस ही नहीं हुआ। बात समझ में आई? क्लियर है? पक्का है कि कंफ्यूजन है? हम लोगों ने कौन कौन से सेक्शंस देख लिए, जरा एक बार रिकैप करते हैं। सेक्शन 28 देख लिया, चार्जिंग सेक्शन। 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। 30 बिल्डिंग पर किया गया रेवेन्यू खर्चा। 31 प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर पर किया गया रेवेन्यू खर्चा। डेप्रिसिएशन 33 ए बी हम लोगों ने देख लिया, सॉरी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 देख लिया, ब्लॉक ऑफ एसेट। सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्चुअल कॉस्ट को देख लिया और इसकी एक्सप्लेनेशंस, हाँ या ना। सेक्शन 33 ए बी टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट को देख लिया। सेक्शन 33 ए बी ए साइट रेस्टोरेशन फंड को देख लिया। 35 साइंटिफिक रिसर्च को देख लिया। सेक्शन 35 ए डी अभी देखना बाकी है। सेक्शन 35 डी अभी देखना बाकी है। सेक्शन 35 डी एमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के केस में जो खर्चे होते हैं उनको 5 बराबर सालों में डिडक्शन मिलती है, बताया है। सेक्शन 35 डी ए वीआरएस कंपनसेशन जो होता है उसकी भी डिडक्शन हमें 5 बराबर सालों में मिलती है, ये हम लोगों ने देख लिया है। सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस हो चुका है। सेक्शन 37 रेसिडिवरी सेक्शन है डिडक्शन का, वो भी हम लोग देख चुके हैं। सेक्शन 38 देखना बाकी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 40 ए, 40B, 43B, 44A, AB, AD, AE, ठीक है ना। ये सेक्शंस अभी हम लोग को इतने देखने बाकी, तब जाकर हम कह सकते हैं हमारा कौन सा चैप्टर खत्म है। उसके बाद अभी न्यूमेरिकल रहेंगे, ठीक है ना। टाइम नहीं लगेगा। अब सबसे पहले अभी हम बात करेंगे सेक्शन 35D की। कौन सा सेक्शन? 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। हेडिंग लिखें सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक व्यय। सेक्शन 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रारंभिक व्यय। ये एक्सपेंसेस बिफोर द इनकॉर्पोरेशन भी होते हैं, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस भी हो सकते हैं, यानी न्यू बिजनेस के केस में, हाँ या ना, या तो ये खर्चे एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी हो सकते हैं। मेरा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकता है। क्यों भाई? हम अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, या सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। नहीं हो सकता? हम एक नई यूनिट बनाने जा रहे हैं, हम नए बिजनेस का उसी बिजनेस का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, नए एरिया में बिजनेस खोलने जा रहे हैं, नहीं हो सकता। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नए बिजनेस पर भी लग सकता है और पुराने बिजनेस पर भी लग सकता है। तो पहले तो दिमाग से ये कचरा निकालो, कौन सा, कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसी बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के समय होता है, ये तो बिजनेस दिमाग से पहले निकाल दो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नए बिजनेस पर भी लगता है और पुराने बिजनेस पर भी हो सकता है। और जितना भी खर्चा होगा ना, 5 सालों में इक्वली बराबर बांट दिया जाएगा डिडक्शन के तौर पर। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छा, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड खर्चा। बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड जितना भी खर्चा आएगा, आरओसी की फीस हो गई, वकील की फीस हो गई, सीए साहब की फीस हो गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फीस हो गई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट की फीस हो गई, सर्वे एक्सपेंसेस हो गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाना हुआ, प्रिंट करवाना हुआ, इशू करवाना हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिंट करवाना है, बनवाना है, एग्रीमेंट्स जो बिजनेस स्टार्ट होने के पहले किए जाते हैं लैंडलॉर्ड वगैरह के साथ, हाँ या ना, रेंट डीड वगैरह के साथ, वो सारे खर्चे आ जाएंगे। शेयर इशू करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे, डिवेंचर इशू करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे आएंगे, ये सारे खर्चे क्या हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इन सब का सम करो और उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 कर लो, बराबर पड़ जाएगा। ये सर्वे एक्सपेंसेस किस तरह का होता है, इसमें बता सकते हो? आज से 7-8 साल पहले कोई फुट केयर क्रीम नहीं आती थी, मालूम है ना? कैडिला ने एक फुट केयर क्रीम स्टार्ट की, जो पैर नीचे से फट जाते हैं ना, उनके लिए क्रीम स्टार्ट की कि भाई मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं। जगह जगह उन लोगों ने सर्वे करवाया। मैं भी दुकानदार के पास गया दवा लेने, तो उसने कहा ये फॉर्म भर दीजिए। मैंने कहा किस चीज़ का है, तो बताया कि कैडिला वालों का ये क्रीम आया है, लिखा था आपके पैर फटते हैं या नहीं, फटते हैं तो कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, कोई क्रीम यूज़ करते हैं या नहीं, फ़ायदेमंद होती है नहीं, तमाम तरह के क्वेश्चनरी थी। कहने का मतलब वो सर्वे होता है, मार्केट को सर्वे करना किसी चीज़ को लॉन्च करने के पहले, ठीक। तो इस तरह के जितने भी खर्चे आते हैं वो सब क्या माने जाते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। और उसको 5 बराबर पार्ट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे लिमिट्स क्या हैं? जितना खर्चा सारा अलाउड, क्या सीलिंग बनाई गई कि आप जितना खर्चा कहोगे हम मान लेंगे। क्या पेट्रोल पर लगा, चाय पर लगा, पानी पर लगा, हाँ वो भी तो प्रिलिमिनरी है। हम जा रहे थे वकील साहब के यहाँ, गाड़ी पंचर हो गई तो उसको बनवाने में वो भी तो प्रिलिमिनरी है, हाँ है ना वकील साहब? पक्का ना? कहने का मतलब ये है कि हम लोग का खर्चा लगता है, जितना क्लेम करेंगे सब अलाउड होगा। कहा गया ना, हम इसकी सीलिंग देंगे। क्या देंगे? सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम लिमिट को फिक्स करेंगे। ये 5 ईयर्स में सारा खर्चा अलाउड नहीं होगा। पहले सीलिंग बना लो, उसके बाद जितना सीलिंग में लिमिट प्रेस्क्राइब्ड आएगी उसको 5 बराबर सालों में बांट देंगे। कितनी आएगी लिमिट? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या तो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी की बात करेंगे, बोलो ना, किसकी बात करेंगे?
या तो कॉरपोरेट एसएससी की बात करेंगे, कॉरपोरेट एसएससी का मतलब कंपनी की बात करेंगे, बोलो ना हाँ या ना। यहां हम पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे हैं और ये कोई अदर स्टेटस की बात कर रहे हैं, यहां पर हम कंपनी की बात कर रहे हैं। इस केस में बताया गया मैक्सिमम लिमिट 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और यहां पर मैक्सिमम लिमिट बताई गई 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो दोनों में से क्या हो, अधिक हो कम हो, अधिक हो कम हो, ऑप्शन के ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहते हैं, ऑप्शन के ऊपर है। आप इधर जाना चाहते हो इधर जाओ, इधर जाना चाहते हो इधर, तो जाहिर सी बात कहाँ जाएंगे, जहां पर हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या हो, दोनों में से कम हो ज्यादा हो। कम छूट कौन पाना चाहेगा भला, दोनों में से जो अधिक होगा हम वहीं तो जाएंगे ज्यादा छूट पाने के लिए, हाँ या ना। तो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल है तो लिख लो विच एवर इज हायर। ये कंपनी को एक ऑप्शन दिया गया है 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर। चले अच्छा एक बात बताओ, इधर देखना ढंग से, हमने इधर देखना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किया, एक्चुअल कॉस्ट आई है 2 लाख एक्चुअल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है 25 लाख, एसएससी नॉन कॉरपोरेट है, डिडक्शन बताएं कितनी होगी, डिडक्शन बताएं कितनी आएगी। अपने दिमाग को थोड़ा खोलना सीखो, मैंने पूछा क्या है वो बताओ। कितना 25,000 25,000 1,25,000 5 बराबर सालों में मिलेगा ना, तो डिडक्शन कितना मिलेगा, वो तो सीलिंग बता रहे हो तुम लोग 1,25,000। इधर देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं, मैक्सिमम सीलिंग या मैक्सिमम लिमिट सॉरी कितनी है, 25 लाख का 5% कितना हुआ, 1,25,000, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है 2 लाख, तो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। जाहिर सी बात है 1.25 लाख और 2 लाख में गवर्नमेंट कहती है 1.25 लाख से हम ऊपर का खर्चा अलाउ नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी, हाँ या ना। और ये इक्वली इन 5 years, पक्का है ना, पक्का ना। तो इन एनी प्रीवियस ईयर डिडक्शन विल बी 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 25,000, और ये कंसेक्यूटिव ईयर्स में डिडक्शन मिलती है, लाइन से डिडक्शन मिलती है, बीच में आप गैप नहीं कर सकते। एसएससी कॉरपोरेट एसएससी है। अच्छा चलो 1 मिनट, नॉन कॉरपोरेट है, बताएं क्वेश्चन नंबर 2।
कितने की छूट मिलेगी? 50। $50 का 5% कितना होता है? तो हमको गवर्नमेंट कर रही है 2.5 लाख की छूट लो। कितने की छूट लो? जबकि मेरा खर्चा 2 लाख का हुआ है। जब मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ मेरा खर्चा 2 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख है, तो गवर्नमेंट क्यों हमें 2.5 लाख की छूट देगी? वो तो सीलिंग बनाई गई है ना। तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितने का मिलेगा? 2 लाख का। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कॉर्पोरेट एसएससी है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है 30 लाख। देखें एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है? 2 लाख। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? इनमें से आप कौन सी छूट पाना चाहेंगे? हाँ या ना? लेकिन जब मैं चिल्ला कर बोल रहा हूँ मैंने 2 लाख खर्च किया, 2 लाख खर्च किया, तो 2 लाख से ऊपर तो छूट मिल ही नहीं पाएगी। हाँ या ना? तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिडक्शन 2 लाख। बात समझ में आई? क्लियर है? डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स। बताएं कितना आएगा आंसर? देखें इधर, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 लाख का 5% कितना होता है? ये 1.5 लाख। 1 लाख और 1.5 लाख में कितने की छूट मिलेगी? 2 लाख और 1.5 लाख में 1.5 लाख से अधिक तो मिल ही नहीं सकती। अब क्लियर हुआ? दैट्स इट। यही टॉपिक था हम लोग का प्रिलिमिनरी डिडक्शन का। कोई दिक्कत है? देखें इधर, बिजनेस स्टार्टेड ऑन, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 10 अक्टूबर 2012। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअल जो है वो है 1.5 लाख। बोलो 10/10/2012 और 31 मार्च 2013। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 20 लाख और 25 लाख। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया हुआ है 15 लाख और 24 लाख। जरा डिडक्शन बताएं कितनी मिलेगी हमको? डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 12-13।
मेरी बात समझ में आई? हमें केवल आपको इसमें ये बताना है कि जो 5% हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एज ऑन द डेट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, कैपिटल एम्प्लॉयड या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेंगे, और दैट इज एट द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस स्टार्टेड। दस 2012 गलत बात, नोट करें। सॉल्यूशन लिखे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज टू बी कंसीडर्ड, cost of project or capital employed is to be considered as on the last date of the previous year, as on the last day of the previous year, capital employed or cost of project is to be considered as on the date of the last day of the previous year in which business started or commenced। ठीक है ना? पक्का? तो हम कब का लेंगे यहाँ पर 5%? तो एक्चुअल एक्सपेंसेस 1,50,000 लिखिएगा जरूर, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, तो 5% ऑफ 24 लाख, बोलो ना, 1,20,000। 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 5% ऑफ 25 लाख, 1,25,000। दोनों में से जो अधिक होगा, और मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? 125 आ जाएगी। मैक्सिमम डिडक्शन 1,25,000 डिवाइडेड बाई 5 साल, तो 25,000 रुपये। क्लियर? दैट्स इट। सेक्शन 35 ABB, capital expenditure for obtaining license to operate telecommunication business। नहीं समझ में आया? इसके आगे एक वर्ड जोड़ देते हैं, क्या है ये? अब्बू। हाँ, यू जोड़ दिया। ठीक है। एक बच्ची थी, डेली घर से उतरती, छत से उतरती, बोलती है अब्बू अब्बू। एक दिन उतरी, कही डैडी डैडी। तो अब्बू ने बोला, बेटा अब तक तो तुम अब्बू अब्बू बोलती थी, आज से डैडी डैडी। क्यों पापा, क्या है, लिपस्टिक खराब हो जाती है। तो अब्बू अब्बू नहीं बोलेंगे, डैडी बोलेंगे। तो कहने का मतलब अब्बू फ़ोन आया है, याद रहेगा? सेक्शन याद करने का तरीका बता रहे हैं। अब्बू फ़ोन आया है,
टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस से रिलेटेड है, भूलने की कोई चांस नहीं रहेगी। यहाँ पर देखो, अब तक हम लोगों ने जितनी भी बातें की वो सब रेवेन्यू नेचर के खर्चे को थी। क्यों मुंह फटा हुआ है तुम्हारा? हो गया? इधर कोई गॉसिपिंग की चीज छूटने ना पाए, मन में न रह जाए कोई चीज। देखें तुम लोगों ने टाटा, रिलायंस, ये सब कंपनियां देखी, एयरटेल। अच्छा, एक और आइडिया देखो गवर्नमेंट का, उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, अथॉरिटी, उसका नाम क्या है? ट्राई, जो इन पर कंट्रोल रखती है। टाटा, रिलायंस, एयरटेल और आइडिया। 4 बड़ी कंपनियों को मिलाकर बना दिया ट्राई। अच्छा, ऐसा नहीं है ना? हमको तो यही लगा था। उन लोगों ने लड़ाई की होगी, ट्राई में हम लोग का नाम आना चाहिए सबका पहला पहला। देखें, अगर कोई कंपनी जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करना चाहती है और उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है लाइसेंस लेने के लिए, उसको ये डिडक्शन मिलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। हम रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे, रेवेन्यू तो आज तक बात ही करते आए थे। सेक्शन 30, 31, 32, 33AB, 33ABB, जो भी हो, वो सारे रेवेन्यू नेचर पर लगते थे या कैपिटल पर लगते थे। स्पेशली ये एक ऐसा सेक्शन है जो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता है। साइंटिफिक रिसर्च था, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करता था, लेकिन रेवेन्यू को छोड़ता नहीं था। लेकिन यहाँ तो केवल और केवल हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन incurred for the purpose of obtaining any telecommunication business operations license, then the expenditure will be allowed under section 35 ABB. For how many years? सारा का सारा डिडक्शन 1 साल में ले लोगे क्या? ना, इस डिडक्शन को हम थ्रू आउट द वैलिडिटी या लाइफ ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए जो हमको लाइसेंस दिया गया है, जितनी इसकी लाइफ है, उस लाइफ में हमको बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। अगर 10 साल के लिए लाइसेंस लिया है और 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उस लाइसेंस को लेने के लिए, तो हर साल 10-10 लाख रुपए का डिडक्शन मिलेगा इक्वली। क्लियर है? पक्का? इसमें कोई डाउट है? नहीं है ना? अगर हमने किसी टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड लाइसेंस लिया है और उस लाइसेंस को लेने में हमको कैपिटल नेचर का कुछ खर्च करना पड़ा है, तो उस कैपिटल नेचर के खर्चे की डिडक्शन हमको मिलेगी सेक्शन 35 ABB में, जो हमें मिलेगी थ्रू द लाइफ ऑफ द लाइसेंस। क्लियर है ना? तो जितने लाइफ होगी लाइसेंस की, उतने ही सालों में ये हमें डिडक्शन भी मिलेगी। अगर 10 साल की लाइफ है और 10 लाख रुपए मैंने खर्च किया है लाइसेंस को लेने में, तो हर साल 1-1 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। कोई दिक्कत है? पक्का? क्वेश्चन देखें। आंसर बताएं आराम से।
डिटेल में। $50,000। सॉल्यूशन देखें इधर, डिडक्शन पर एनम 5 लाख डिवाइडेड बाई 10। चलें, एक और पॉइंट याद रखें, डिडक्शन हमें उस साल से मिलना शुरू होता है जब हम एक्चुअली कॉस्ट को इनकर्ड करते हैं। अगर मैं ये बोल दूं डेट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2008, आपका जवाब क्या होगा हमें आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, हमने लाइसेंस कॉस्ट जो बियर की है that has been incurred on 1st April 2008 while the license has already been received on 1st April 2006 while the business has already been started on 1st April 2006, but actually we are going to incur the cost of license on 1st April 2008, then what would be the amount of deduction? Same, गलत जवाब। इधर देखें, 1/4/2006 तो प्रीवियस ईयर कौन से आ जाएंगे? 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11। हाँ बोलते जाएं। हो गया, हो गया। ये 2 साल तो हमने नो डिडक्शन मिलेगा। क्या होगा? कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खर्चा तो बियर किया ही नहीं था। खर्चा किया नहीं और आप छूट लेने चले हो, खर्चा किया नहीं और आप छूट लेने चले, वो भी कैपिटल नेचर के खर्चे का। आपको छूट मिलेगी कब से? 8-9 से। कितनी कितनी? 50,000, या जो छूट हम नहीं ले पाए वो लैप्स हो गई। लैप्स क्यों नहीं होगी? क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा। और मैंने पहले भी बताया है, इफ एनी कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस इज टू बी इनकर्ड देन इट वुड बी ट्रीटेड एज अ अलाउंसेस, मीन्स द बेनिफिट ऑफ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर विल बी अवेल्ड बाय द एसएससी एनी हाउ। ये गवर्नमेंट स्टॉप नहीं कर सकती। कैपिटल नेचर के खर्चे का तो आपको डिडक्शन मिलना है, चाहे डेप्रिसिएशन के तौर पर चाहे किसी और डिडक्शन के तौर पर, उसको गवर्नमेंट रोक। यानी कि 5 लाख आपने अगर खर्चा किया है कैपिटल नेचर का, तो 5 लाख की पूरी डिडक्शन मिलेगी। ये बचा है 8 साल, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स कितना आ गया? 62,500 पर एनम। कोई दिक्कत है इसमें? पक्का?